मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कल्याण सिंह जी व्यक्ति नहीं थे, एक संस्था थे। बचपन से उनके दिल में, दिमाग में गरीब, किसान, पिछड़े और शोषितों के कल्याण की आग प्रकट होती थी और वो केवल उनके नेतृत्व में नहीं, उनकी कविताओं में भी प्रकट होती थी। उन्होंने देश के किसानों के लिए पहली बार अधिकार पत्र भी बनाया था और एक तरह से क्रांति का शंखनाद किया था। सीएम शिवराज ने कहा कि सामान्य परिवार में जन्म लेकर बाबूजी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया था। अयोध्या में भगवान रामचंद्र की भूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो, यह उनका संकल्प था और यह संकल्प उनके बिना पूरा नहीं हो सकता था। इसीलिए जब शिलान्यास हो रहा था, उन्होंने बड़े संतोष के भाव से कहा था कि आज मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया है। सक्रिय राजनीति से कुछ दिनों दूर रहने के बावजूद भी वे कितने लोकप्रिय थे, ये यहाँ मौजूद जनता की भीड़ बता रही है। मैं अपनी और मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ की जनता की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। प्रभु दिवंगत आत्मा को शांति दे। ये प्रार्थना है। उनके नाम के आधार पर योजना शुरू करने का विचार भी किया जाएगा। कल्याण सिंह जी एक व्यक्ति नहीं थे, एक संस्था थे, एक आंदोलन थे। बचपन से उनके दिल में, उनके दिमाग में गरीब, किसान, पिछड़े और शोषित उनके कल्याण की आग प्रकट होती थी और वो केवल उनके नेतृत्व में नहीं, उनकी कविताओं में भी प्रकट होती थी। उन्होंने देश के किसानों के लिए पहली बार अधिकार पत्र बनाया था और एक तरह से क्रांति का शंखनाद किया था। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। यहां सीएम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात करेंगे और मध्य प्रदेश में यूरिया और खाद की उपलब्धता को लेकर चर्चा होगी। दीपा हमारी संवाददाता इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दीपा, दिल्ली दौरा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, केंद्रीय मंत्री से मिलने का भी कार्यक्रम है। क्या चीजें उनके सामने रखेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की जनता के हित के लिए हो? चाहे लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि किसानों की लगातार वो बातें करते रहे हैं, तो जो मुलाकात होनी है केंद्रीय मंत्री से वो किस विषय पर है? जी शंकर, जिस तरह से हम देख पाते हैं कि लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है वो मध्य प्रदेश में किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारा जाए, साथ ही साथ किस तरह से जो किसान है उनकी जिंदगी को किस तरह से सुगम बनाया जाए, इस और लगातार उनका ध्यान जो है वो बरकरार रहता है। तो इसी कड़ी में आज वो केंद्रीय मंत्री जो है मनसुख मांडविया उनसे चर्चा करने वाले हैं, जहाँ पर वो किसानों के लिए जो खाद है उसको आपूर्ति की बात कर ले हम, या फिर जो डीए है उसकी आपूर्ति की बात करें, दोनों को लेकर चर्चा करने वाले हैं। इसी के साथ प्रदेश में जिस तरह से वैक्सीनेशन के जो डोजेस हैं वो उपलब्ध लगातार कराए जा रहे हैं, लेकिन जितनी निर्धारित डोज है उससे 35 लाख अधिक डोज जो है वो मांगने की भी आज वो उनसे चर्चा करेंगे। इसी के साथ ये तो केंद्रीय मंत्री से उनकी मुलाकात है, जिसमें वो कृषि की बात करें या स्वास्थ्य की बात करें, दोनों ही विषय पे वो चर्चा करेंगे। लेकिन इसके अलावा शंकर, जिस तरह से अगर हम बात करें तो जो ओबीसी आरक्षण है उसका मुद्दा लगातार जो मध्य प्रदेश है वहां पर गर्माता हुआ नजर आ रहा है। 27% आरक्षण जो है उसको देने के लिए लगातार सरकार जो है वो कटिबद्ध है। हमने पिछले दिनों भी देखा था कि मध्य प्रदेश में जो वकील है उनके साथ सीएम ने चर्चा की थी, क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है, उस विषय में भी चर्चा हुई थी। तो इसी कड़ी में आज भी वो केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करने के बाद जो वकीलों की टीम है उनसे दिल्ली में मुलाकात करेंगे, क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है और क्या हमें और कदम उठाने की जरूरत है, सरकार को क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है, सब विषयों पर चर्चा करेंगे। और हो सकता है कि जो ओबीसी का आरक्षण का जो मुद्दा है उसको किस तरह से कोर्ट में अपने पक्ष को अच्छी तरह से रखा जाए, इन सभी विषयों को लेकर आज वकीलों से भी सीएम शिवराज सिंह चौहान चर्चा करेंगे। बिल्कुल, ये तो विषय रहेंगे। एक जो कोविड का भी दौर चल रहा है दीपा, और आपने वैक्सीनेशन का जिक्र किया, मध्य प्रदेश में किस गति से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है? क्योंकि बहुत सारी जनता की ये
शिकायतें रहती हैं कि जब वो आप वैक्सीन बुक कराते हैं तो स्लॉट वहां पर उनको नहीं मिलता है, यानी कि सीधे सीधे ये एक आरोप लगता है उनकी तरफ से कि वैक्सीन उतनी उपलब्ध नहीं है जिस तरह से सरकार कह रही कि भैया सब लोग वैक्सीनेशन करवाइए, वैक्सीन लगवाइए, लेकिन जब वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं होती, उनका स्लॉट ही बुक नहीं होगा, तो कहाँ से वो लोग वैक्सीन लगवाएंगे। तो वैक्सीनेशन की स्थिति क्या है प्रदेश में? अभी पूरी तरह से वैक्सीन की जो पर्याप्त मात्रा सरकार कह रही थी वो ठीक है प्रदेश में? जनता की क्या रिएक्शन है वहां पर? जी शंकर, अगर बात की जाए वैक्सीनेशन का, तो अगर मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करूं तो तकरीबन 82% तक पहला डोज जो है लोगों को लग चुका है, लेकिन सेकंड डोज की अगर वही हम बात करते हैं शंकर, तो उसमें काफी ज्यादा पिछड़ता हुआ हमारा प्रदेश जो है वो नजर आ रहा है। अब तक केवल और केवल 12% लोग जो है उनका ही सेकंड डोज लग चुका है। खैर, इसके पीछे कारण ये भी है कि जो 3 माह पूरे होंगे उसके बाद ही वैक्सीनेशन हो पाएगा। वैक्सीनेशन को गति देने के लिए सरकार के द्वारा लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, जहां हमने देखा कि कुछ दिनों पहले प्रदेश के सभी हिस्सों में 24 घंटे अवेलेबल होने वाले अस्पताल जो है उनमें वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी 2 सेंटर बनाए गए जहां पे 24 घंटे व्यक्ति जाकर वैक्सीनेशन करवा सकता है। इसी के साथ जो 82% तक तो खैर वैक्सीनेशन के डोज लग चुके हैं, लेकिन आगे जो बचे हुए लोग हैं, यानी तकरीबन 3 लाख लोग जो है राजधानी भोपाल के अंदर, उनको किस तरह से वैक्सीनेशन पूरा किया जाए, उसके लिए आज से वैन जो है वैक्सीनेशन वैन शुरू की गई है, जो दूर दराज के जो इलाके हैं वहां पर जाएंगे। लोगों को जो जिस तरह से गर्भवती महिलाओं की बात कर ले, बुजुर्गों की बात कर ले, या फिर हैंडीकैप जो लोग हैं उनकी बात करें, इन सभी को वैक्सीनेशन कराएंगे। साथ ही साथ ऐसे लोग जो असमर्थ है किसी भी कारण से सेंटर तक जाने में, वो भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। रही बात वैक्सीनेशन के डोजेस की, तो निश्चित तौर पर कमी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है, लेकिन जितनी भी वैक्सीन के डोजेस आते हैं उन्हें किस तरह से जल्द खपाया जाए, प्रयास ही सरकार के द्वारा किया जाता है। लेकिन अतिरिक्त जो वैक्सीनेशन है उसकी डोज की मांग करने के लिए आज सीएम कहीं ना कहीं मुलाकात करने वाले हैं, और इस मुलाकात में तकरीबन 35 लाख अतिरिक्त जो वैक्सीनेशन के डोजेस हैं वो आज उनसे मांगे गए। निश्चित तौर पर एक सक्रिय जो कहा जा सकता है कि एक अच्छा हमें कहीं ना कहीं उत्तर जो है उनकी तरफ से देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन के जो डोजेस हैं हो सकता है वो भी मध्य प्रदेश को मिले। दीपा, आप बने रहिएगा हमारे साथ और आगे भी आपसे हम जुड़ेंगे, कुछ और खबरों पर अपडेट लेंगे। तो फिलहाल ये दिल्ली दौरा मुख्यमंत्री का था, कई ऐसे विषय जो कि दीपा ने बताए जिस पर केंद्रीय मंत्री से वो चर्चा करेंगे। बढ़ते आगे, इंदौर पिटाई कांड को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि चूड़ी वाला अपना धर्म छिपाकर इलाके में चूड़ी बेच रहा था, इसीलिए यह विवाद हुआ था। उन्होंने कहा कि युवक को पीटने वालों के साथ जिसकी पिटाई हुई है उस पर भी कार्रवाई होगी। चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने तो इस मामले का विरोध कर रहे लोगों को देशद्रोह से उनकी तुलना कर दी। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें देखा जा सकता है कि इंदौर में एक चूड़ी बेचने वाले शख्स के साथ भीड़ मारपीट करती नजर आ रही है। लोगों का कहना है कि शख्स ने महिला के साथ छेड़छाड़ की और अपनी पहचान को छिपाया। को कोई सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहिए, ऐसी मेरी मानता है। कोई व्यक्ति अगर नाम छुपाएगा, जाति छुपाएगा, धर्म छुपाएगा तो तलखी आती है, और वही तलखी वहां पर है। सावन के दिन हमारी बहू बेटियों में मेहंदी लगाने का, चूड़ी पहनने की परंपरा है, वो चूड़ी वाला बन के आया था। वही कुछ भ्रम पैदा हुआ और धीरे धीरे आधार कार्ड वगैरह देखने पर इसलिए तो ये वो तलखी है, इसको क्यों सांप्रदायिक रंग देना। गंभीर मामला, आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इस पर जो लोग ट्वीट कर रहे हैं और जो इस तरह की पिटाई को लेकर इशू बना रहे हैं, अरे पहले सबसे पहले ये तो पूछो कि उस लड़के ने ऐसा नाम क्यों रखा। इसका मतलब निश्चित रूप से दाल में कुछ काला है। और हम जब रिएक्शन पर बात करने लगते हैं, और मैं फिर कहना चाहता हूं, इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि हम रिएक्शन पर बात करने लगते हैं, उसके कारण देशद्रोही एक्शन पर से ध्यान हट जाता है। और जो लोग रिएक्शन पर इशू बना रहे हैं, निश्चित रूप से वो उस एक्शन का समर्थन भी कर रहे हैं और उनका संरक्षण भी है। इसलिए ऐसे लोग जो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं, निश्चित रूप से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस नेताओं को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को पाकिस्तान परस्त बताया और दिग्विजय सिंह के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस की तुलना तालिबान से करते हुए कहा कि कांग्रेसी खुद तालिबानी मानसिकता के हैं, देशद्रोहियों को संरक्षण देते हैं। इस दौरान दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर कहा कि दिग्गी पाकिस्तानी परस्त हैं। सरकार से दिग्विजय पर देशद्रोह का मामला दर्ज करने की बात कही गई है। दिग्विजय सिंह पाकिस्तान परस्ती की बात को लेकर ये एक तरह से सीधे सीधे विश्वास सारंग ने उन पर हमला बोला है और साफ करें ये कहा है
राहुल गांधी और सोनिया गांधी कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही, ये भी आरोप लगाया। कहा कि अगर यह कांग्रेस का बयान नहीं तो दिग्विजय सिंह को पार्टी से बाहर करें। सिंह के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। दिग्विजय सिंह पाकिस्तान परस्त हैं और निश्चित रूप से मैं केंद्र सरकार से भी मांग कर रहा हूं कि दिग्विजय सिंह की पूरी एक्टिविटी पर हमें ध्यान रखना चाहिए, उनके बैंक अकाउंट हमें देखना चाहिए, क्योंकि दिग्विजय सिंह हर समय पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं। उनके पेट में दर्द क्यों होता है? यदि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और वो उसको संरक्षण दे रहे हैं, ये शर्म आनी चाहिए दिग्विजय सिंह को। और ये केवल मुद्दा दिग्विजय सिंह का नहीं है, ये उस दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तान समर्थन की बात की है जो कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सदस्य है। तो क्या ये कांग्रेस का ऑफिशियल बयान है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी को आगे आकर ये बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के उज्जैन की घटना के संदर्भ में किए गए ट्वीट के मामले में उन पर हमला बोलते हुए कहा कि वे सिर्फ तुष्टीकरण के लिए ऐसे लोगों के पक्ष में खड़े होते हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वालों को पाक ले जाएं, इस कार्य में वे भी मदद करेंगे। गृहमंत्री ने कहा कि उज्जैन मामले की जांच हो चुकी है, राष्ट्रविरोधी कार्यों में लिप्त और तालिबानी सोच के लोगों को ऐसे ही कुचला जाएगा, इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। कोरोना के मामले पर गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आज कोरोना के केवल 3 केस सामने आए हैं, 5 लोग ठीक होकर घर वापस गए हैं, 106 एक्टिव केस रह गए हैं। दिग्विजय सिंह जी को सिर्फ तुष्टीकरण के लिए इस तरह के लोगों के पक्ष में खड़ा होना है। आपने आज तक विश्व के अंदर, भारत नहीं, कभी कोई काजी साहब जिंदाबाद के नारा सुना है? लेकिन दिग्विजय सिंह ने सुन लिया। अद्भुत श्रवण क्षमता है उनकी। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये जो तान है, इससे तो कहीं मेल खा सकता है। काजी साहब से पाकिस्तान का कैसे वो मिक्सअप होगा, कैसे रिमिक्स होगा? लेकिन ये सिर्फ दिग्विजय सिंह जी ही कर सकते हैं। विलक्षण प्रतिभा के धनी है। मैं तो उनसे निवेदन करूंगा कि वो जो लोग पाकिस्तान की जिंदाबाद कर रहे हैं, उनका नेतृत्व करते हुए उन्हें पाकिस्तान ले जाए। दीपा श्रीवास्तव हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ी हुए हैं। दीपा, लगातार हम देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले उज्जैन में पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे लगे थे, उसको लेकर अब दिग्विजय सिंह का जो ट्वीट आया था, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अब हमलावर हो गई है। हम नरोत्तम मिश्रा को भी देख रहे थे थोड़ी देर पहले, और उससे पहले हमने बयान सुना था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। उन्होंने सीधे सीधे दिग्विजय सिंह को पाकिस्तान परस्त बता दिया। दीपा, एक जगह पर जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा थे, अरे जो है वो लगाए जा रहे थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सियासत जो है वो गर्माती भी हमें नजर आई। जिसके बाद हमने देखा कि जो भी लोग थे उनमें से 4 लोगों को डिडक्ट किया गया और उन सभी लोगों के ऊपर FIR जो है वो भी की गई। उसके बाद कहीं ना कहीं मामला शांत हो चुका था। लेकिन आज जहां हमने देखा कि कल देर रात जो है दिग्विजय सिंह जो है पूर्व मुख्यमंत्री, उनका एक ट्वीट सामने आता है जहां पर उनके द्वारा एक वीडियो जो है वो जारी किया जाता है, जिसके अंदर पहले उस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में सुनाया गया, जिसके बाद उस वीडियो को स्लो मोशन में सुनाया गया, जहां पर इस तरह के जो हाफिज जो है उनको बताया गया कि वो जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, ना कि तालिबान, ना कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जो है वो लगाए जा रहे थे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं क्लैरिफिकेशन उनके द्वारा देने की बात कही गई, जिसके बाद उनने इस बात को लिखा भी कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस को एक बार फिर से जांच करनी चाहिए और यदि वो लोग दोषी नहीं है तो उन पे कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है उसे वापस लेना चाहिए। तो इस पूरे मामले को लेकर आज सुबह से ही कहीं ना कहीं देखें तो सियासत गर्माती भी हमें शंका नजर आ रही है, जहां पर बीजेपी के सभी कद्दावर नेता जो है उनके द्वारा लगातार पूर्व मुख्यमंत्री जो है उनको घेरने का प्रयास किया जा रहा है। सभी के इसी तरह के बयान सामने आए, जहां हमने सुना कि गृह मंत्री ने तो ये तक बात कह दी कि वो यदि जो लोग जो नारे लगा रहे थे यदि वो उनके समर्थन में है तो वो बताएं, मैं खुद उनकी मदद करूंगा कि वो किस तरह से पाकिस्तान पहुंच सके। लेकिन निश्चित तौर पर जो पुलिस ने कार्रवाई की है, पहले उस पूरी वीडियो को सुना गया है, क्लैरिफिकेशन लिए गए हैं, उसके बाद ही कहीं ना कहीं कार्रवाई की गई है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो दोषी है उनके क्लैरिफिकेशन में इस तरह की बात। एक तस्वीर अभी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक तस्वीर अभी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक चूड़ी वाले की जो पिटाई हुई उसको लेकर भी सियासत खूब जमकर हो रही है। कहा जा रहा है कि उसने अपनी पहचान छिपाई, उसके बाद उसका आधार कार्ड देखा गया और लोगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। ये क्या मामला था?
जी, अगर बात की जाए जिस तरह से इंदौर में जिस तरह से अगर हिंदू धर्म की बात की जाए तो सावन के माह में चूड़ी पहनना, मेहंदी लगाना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है, तो वही परंपरा का निर्वहन कहीं ना कहीं किया जा रहा था। उस बीच एक व्यक्ति जो है वो चूड़ी वाला बनकर आता है और वो अपनी पहचान को छुपाने का प्रयास करता है और अपना गलत नाम जो है वो बताता है, जिसके बाद महिला के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास जो है वो भी किया जाता है, जिसके बाद वहाँ जो उपस्थित लोग थे उनके द्वारा उसकी पिटाई जो है वो की जाती है। तो जिसके बाद कहीं ना कहीं ये भी मामला काफी ज्यादा आज से कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजनीतिक सियासत का एक चर्चा का विषय जो है राजनीतिक गलियारों में वो बना हुआ हमें नजर आया। जिस तरह से अगर बात की जाए बीजेपी के नेताओं के शंकर, तो उन्होंने इससे भी कहीं ना कहीं लव जिहाद से जोड़कर देखा है। उन्होंने कहा है कि उस व्यक्ति के ऊपर भी लव जिहाद के कानून के तहत ही कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने जो काजा हिंदू धर्म की बेटियां हैं उनको छेड़ने का भी प्रयास किया और कहीं ना कहीं उन्हें रिझाने का प्रयास भी किया, तो इसलिए उसके ऊपर भी लव जिहाद के कानून के तहत ही कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसने भी अपनी आइडेंटिटी जो है वो छुपाने का प्रयास किया था। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की अगर बात की जाए, दोनों ही पहलुओं पे चर्चा की जा रही है। जिन लोगों ने पिटाई की है उनके ऊपर तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर कार्रवाई पुलिस के द्वारा की ही जा रही है, लेकिन अब बीजेपी के नेताओं के द्वारा ये बात भी कही जा रही है कि जो व्यक्ति है जिसकी पिटाई हुई है, क्योंकि उसने भी अपनी आइडेंटिटी छुपाई थी और कहीं ना कहीं लड़की जो है उसको छेड़ने का प्रयास किया था, तो उसके ऊपर भी उसी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। जी चलिए दीपा, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या चूड़ी वाले का धर्म देखकर क्या महिलाएं चूड़ी खरीदेंगी, उससे पहनेंगी, ये सवाल उठता है। लेकिन ये मामला खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।